अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम जुर्म अंजाम के साथ मैं हूं मुजाहिद शेख। आज के जुर्म अंजाम में हम आपको दिखाएंगे कि थाना शफीकाबाद के इलाके में एक नौजवान को कत्ल कर दिया जाता है। कत्ल की वारदात करने वाला कोई और नहीं, उसका दोस्त निकलता है जो उसके साथ उसके घर में ही रहता था। लेकिन दूसरी जानिब मुबैना तौर पर पुलिस जो है वो कत्ल करवाने में उसके भाई को मुलव्वस करने का इम्कान जाहिर कर रही है। पुलिस की जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि शायद उस दोस्त के ज़रिए मकतूल के भाई ने उसको कत्ल करवाया। अभी ये इन्वेस्टिगेशन जारी है, लेकिन मकतूल की बहनें, मकतूल का भाई और मकतूल के दीगर लवाहिकीन क्या कहते हैं, ये सब कुछ हम आपको दिखाते हैं आज के इस प्रोग्राम में। थाना शफीकाबाद की हदूद में एक शख्स को उसके घर में ही कत्ल कर दिया जाता है। ये कत्ल की वारदात कैसे होती है ये भी हम जो घर के रहने वाले बहन भाई हैं उनसे जानेंगे, लेकिन पुलिस इस कत्ल में मकतूल के भाइयों को ही मुलव्वस करने की कोशिश कर रही है, ये कहा जा रहा है लवाहिकीन की जानिब से। ये मामला है क्या, कत्ल की पहले वारदात कैसे होती है, फिर किस तरह से पुलिस इस शुबे में भाइयों को गिरफ़्तार करने की कोशिश करते हैं, ये लवाहिकीन की ज़ुबानी जानते हैं। मकतूल की दोनों बहनें हमारे साथ हैं, ये क्या बताती हैं कि कत्ल कैसे हुआ, क्यों किसी मुलाज़िम ने इनके भाई को कत्ल किया, ये इनकी ज़ुबानी जानते हैं। बहन, आप ये बताइएगा कि आपके भाई का क्या नाम था? आतिफ हमायूं। आतिफ हमायूं जी, प्यार से हम उसको चीना चीना कहते थे। ठीक है जी। कैसे हुआ कत्ल घर में? मैं रात को तकरीबन 9:40 पे कॉल की है मैंने अपने घर से। मैंने भाई को कहा, भाई आप किधर हो? कहता है मैं भाटी खाना खा रहा हूँ उसी कातिल के साथ हूँ। वो बस भाई ने खुदा खूफी करके उसको घर पे रखा अपने साथ, अपने पोषण में। ये मेले के दौरान भी आया था, चिराग वाले दिन, जिस दिन दाता साहब का चिराग था हफ्ते के दिन, ये तब भी मिला था। ऊपर भाई ने मुझे बुलाया, मुझे कहता है ऊपर आके मिलो, मेरा एक दोस्त है दाता साहब का मेला देखने आया है। मैंने इसको खुदा खूफी करके ना 2 दिन के लिए इसकी बीवी और उसके बेटे को रखा है। मैंने कहा ठीक है। फिर अच्छा, उसकी बीवी भी यहाँ जी, पे उसकी बीवी, वो कहता है जी मेरी बीवी है, वो अपनी बीवी को भी लेके आया। हम ऊपर बैठे हैं, मैं भाई के पास आधा घंटा पौना घंटा बैठी हूँ, बात वगैरह की, फिर मैं चली गई। फिर उससे नेक्स्ट हफ्ते मैं आई हूँ रात को 9:40 में। मैंने भाई को कॉल की अपने घर से, भाई कहता है मैं भाटी खाना खा रहा हूँ। फिर मैंने दोबारा कॉल की, मैंने कहा मैं गली में, आप किधर आती भाई? तो कहता है मैं ना दाता साहब सलाम कर रहा हूँ। 5 मिनट गुजरे होंगे तो भाई ना आ गया, ये बंद रोड वाली साइड पर। मैं वहाँ मिली, मैंने भाई से सलाम दुआ ली, तो मुझे कहता है ऊपर जाके मेरे कमरे में बैठो, मैं तुम्हारे मियाँ के साथ फ़ोटोकॉपी करवा के आ रहा हूँ, तो ये मेरी चाबी है, जब तक मैं ना आऊँ मेरे रूम से तुमने जाना नहीं है। मैंने कहा ठीक है। फिर तकरीबन 10 से वो मालशिया मेरे साथ ही ऊपर गया। 10 से 15 मिनट हम ऊपर 10 से 15 मिनट गुजरे होंगे, ये बड़ी हद 20 मिनट गुजरे होंगे तो भाई आ गया। भाई आया, भाई नहाया, उसने शर्ट चेंज की है, मेरे साथ बातें करना शुरू हो गया। उससे पहले ना मैं उस भाई से, जो उनका कातिल है, मैंने उसको कहा भाई आप ज़मीन पर क्यों बैठे हो, आप मैट्रेस पर बैठ जाओ, अच्छा नहीं लगता। कहता नहीं हम ना बहनों के बराबर नहीं बैठते। मैंने कहा चलें ठीक है। तो मैंने कहा आप करते क्या हो? कहता मेरी 23 लाख की ज़मीन भी की है, 8 लाख का मैंने वीज़ा लेके सऊदीया चले जाना है, उसके बाद ना फिर बैंक में बकाया पैसे रखवा देने। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा अपने चाइना का छोटा सा फ़ोन रखा हुआ है, आपने जब बाहर जाना है अपनी बीवी बच्चों के साथ तो टच मोबाइल नहीं, हम ना यही मोबाइल रखते हैं, हम टच वगैरह नहीं रखते। मैंने कहा ठीक है। इतनी देर गुजरी, 2 मिनट बाद भाई आ गया। भाई ने आके कपड़े शावर लिया है, कपड़े चेंज किए हैं, तो भाई मेरे पास आके बैठ गया। मैं, मेरे हस्बैंड और मेरा मियाँ हम बातें चीत करना शुरू हो गए। फिर मेरे हस्बैंड ने कहा चलो कोमल घर चलें, मेरी सास है पैरालाइज, 9 माह हो गए उनको पैरालाइज हुए, उनको यूरिन बैग लगा हुआ है और ना पैम्पर मैं ही उनको देखभाल मैं और मेरे मियाँ कर रहे हैं। तो ना जब मैं चली गई हूँ ना 11:10 से मैं नीचे उतरी हूँ, रात को 2:30 बजे या 2:40 या 2:30 बजे के दरमियान मुझे छोटी भाभी की कॉल आती है कि मैं ना आतिफ कत्ल हो गया, मालशिया कत्ल कर गया। मुझे उसी टाइम 10 से 15 मिनट लगे होंगे टंगसाली से आते आते। मैंने मियाँ बाहर मेरे बेटे को लेके गए हुए थे रात को आइसक्रीम खिलाने। मैंने उनको कहा फ़ौरन घर आए, आतिफ का ये मसला पड़ा, कत्ल हो गया। हमें कोई सुध बुध नहीं थी उस टाइम, हमें अपनी पड़ गई है। उसी टाइम घर आई हूँ, मैं रास्ते में दुआएं कर रही थी कि या अल्लाह मेरा भाई जिंदा हो, मेरे भाई की सांसें हो, मेरा भाई जिंदा हो, अल्लाह मेरे भाई की लंबी उम्र रखी।
मैं जैसे घर आई हूँ ना, मैंने आके देखा है क्राइम सीन वाले भी यहाँ आए हुए थे, 112 की गाड़ी भी नीचे खड़ी थी, तो ना भाई की डेड बॉडी बाहर पड़ी थी। मैंने जैसे भाई को देखा मैं बेहोश हो गई, मुझे नहीं पता मैं कहाँ हूँ। फिर उसके बाद उन्होंने कहा आपने बाहर क्राइम सीन वाले आए हुए थे जो उनसे एपीवी गाड़ी में आते हैं, उन्होंने कहा आपने हमारे पास नहीं आना, आपने अभी ना ऊपर वॉशरूम करने जाना है। उन्होंने अपनी सारी इन्वेस्टिगेशन की। उसके बाद हमने कहा हमारे बच्चे बहुत ज़्यादा ना नर्वस हुए हैं। हमने ना आपके भाई की डेड बॉडी लेके जानी, ये बहन सियालकोट से आ रही थी, इसका वेट कर रहे थे। फिर मेरे नंबर से 115 को ईदी वालों को कॉल की गई है कि हमने डेड बॉडी लेकर जानी है। तो वो ना कह रहे थे, हम ना पोस्टमार्टम नहीं करवाना चाह रहे थे। हमने कहा हमने पोस्टमार्टम नहीं करवानी। फिर ना उन्होंने कहा अगर आप पोस्टमार्टम नहीं ना करवाएंगे तो पर्चा दर्ज नहीं होगा। फिर हमने कहा ठीक है पोस्टमार्टम कर दे। फिर हमने अंकल से भी बात की, कहते नहीं बेटा आप ना पोस्टमार्टम भी करवाओ और पर्चा फिर दर्ज होगा, क्योंकि हम कभी इन झमेलों में पड़े ही नहीं, हमें कभी हमारे घर में कभी ऐसा मसला नहीं हुआ। उसने इतनी बेदर्दी से वार किया। जब मेरे भाई की डेड बॉडी जब उन्होंने क्राइम सीन कर लिया ना, जब मैं भाई के बॉडी के पास जाने लगी ना, तो मैं राइट हैंड लगाने लगी तो मेरा हाथ नहीं लगाया गया। उसने ना यहाँ पर छुरियों के वार किए हुए थे, उसका जबड़ा अंदर से इस कदर उसने वार किया कि जबड़ा तक नज़र आ रहा था। उसके बाद फिर हमने डेड बॉडी उठाकर, मैंने खुद अपने हाथों से लड़कों ने मैंने उठाकर डेड बॉडी बांधी, हम नीचे तक छोड़ के आए। फिर बहन को उतनी देर में ना हमने 5 मिनट उनसे 10-15 मिनट नीचे रखवाया, बहन को फिर दिखाया, वो फिर ले गए। वो कहते 1 या 2 दिन लगेंगे पोस्टमार्टम को। फिर अल्लाह की करनी थी कि हमारी ना भाई की डेड बॉडी 3 बजे तक आ गई हुई थी। उसके बाद ना फिर हमें क्या कहते हैं, हमने भाई का 4:15 बजे गुस्ल दिया, गुस्ल करके नीचे लाए हैं। 5:15 बजे भाई का जनाजा उठा लिया हुआ था। ये बताएं कि एफआईआर हो गई जी, मुलजिम भी पकड़ा गया। मुलजिम कैसे पकड़ा गया? मुलजिम पहले ये कहते हैं जी ये इसने खुद गिरफ्तारी दी है। हमें जैसे पता चला ना, हमें ये पता चला भाई की बेटी है 15 साल की मोहसिना आतिफ, उसकी बीवी, उसमें फर्स्ट बीवी में से 3 बच्चे हैं। ठीक है। तो उसने ना उसकी दूसरी शादी हुई, उसमें से उसके 2 बच्चे हैं। अच्छा। उसकी ना बेटी का ना एकदम बीपी लो हो गया, तो बेटी ना गशी के दौरे पड़ना शुरू हो गए। तो वो सब कहते हैं, वो मोहल्लेदारों ने कहा कि आप उसको ना मुंशी हॉस्पिटल ले जाए, घर वालों ने भी कहा। फिर उसकी मामा उसको मुंशी हॉस्पिटल लेके गई हैं। हम घर बैठे हुए थे, वहाँ से हमें कॉल आई है कि उन्होंने पूछा डॉक्टर ने कि बच्ची को क्या हुआ है, क्यों इतनी बच्ची को गशी के दौरे पड़ रहे हैं। उन्होंने कहा इसके ना पापा का कत्ल हो गया। वो कहते कैसे? वो कहते एक मालशी। उन्होंने कहा हमने अभी ये तकरीबन पौना घंटा पहले हमने ना 15 पे कॉल करके पुलिस को पकड़वाया है। उन्होंने कैसे? मुंशी हॉस्पिटल वालों ने पकड़वाया, वो पट्टी करवाने गया था। उसके ना यहाँ पे मैंने देखा यहाँ पे चोट लगी हुई है। वो कहता है जी आपके भाई ने मारा है। वो ना पहले वो कहता है मेरे आपका भाई मेरे साथ बदफली करने वाला था, उसका ना पहले ये बयान रहा है। फिर वो कहता है मुझे ना वो मुझे मारने वाला था, मैं उसको मारने वाला था। हमें ये मेरा भाई सकलैन, मेरे मामू का बेटा, बड़े मामू का बेटा, फिर मेरे भाई का छोटा साला मेरे मामू, वो उसको ना गए थे दूसरे दिन मिलने, कुलो वाले दिन। कहता मेरे साथ बदफाली करने वाला था, मैंने इसलिए कत्ल कर दिया। पहले उसका यही बयान रहा है। अब वो बयान में कह रहा जी इसके भाइयों ने मुझे पैसा दिया है, इसके भाइयों ने और उसकी भाइयों ने कहा है कि इसको कत्ल कर दो। जब मेरे साथ उसको मेरे सामने बिठाया गया ना जुमेरात को, मैंने कहा कोई वजूहात बताओ, किस वजूहात पे वो तुम्हें कहेंगे कत्ल करो। उसने कहा चांद भाई ने मुझे कहा कुरान पे, चांद भाई ने मेरे साथ नीचे गराज में मीटिंग की है, आज बहन आई है, आज ये अदा कत्ल कर दे, आप ऊपर चले जाएं। ऊपर कूलर भी पड़ा है, वो कूलर की तार भी जब भाई को इसने शाहरग पे छुरी फेरी है ना, भाई बाहर भागा है। भाई अपनी जान बचाता रहा। इसने रात पता नहीं उसके पाँव पे ऑयल लगा दी, ये तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी उसमें पता चलेगा। वो भाई जान बचाता बचाता नीचे आता गया। इतनी देर में जब ऊपर दरवाजे से आवाज़ आई है तो बड़ा भाई बाहर गया, उसने देखा क्या हुआ, लाइट ऑन किया तो मेरा भाई नीचे यूँ बैठा हुआ अपनी गर्दन पकड़ के, और ना कातिल उसके पास खड़ा था। कहता आगे ना आना, मैं तुम लोगों को भी छुरी मार दूंगा। उसने भाई को यूँ जुकामा दिया, भाई अंदर हो गया। इतनी देर में वो नीचे भाग गया। बड़े भाई ने रोला डाल दिया, मार गया जो, कत्ल हो गया जो, भरा साढ़े नूं मार गया जे। उसने ना आवाज़ें दी, भाई ने ना उनका ने नीचे लोक लगा कर सोते हैं सब अपने रूम में, तो ना उसने लॉक लगाया हुआ था। लॉक खोलते खोलते तक वो नीचे से चला गया। जहाँ से आप है ना शटर वाले पे हमारा लॉक लगा होता था,
तो इतनी देर में वो भाग गया। अब वो कहता है जी कत्ल इन्होंने करवाया है, आपकी भाभी ने मुझे कहा है, आपके भाई ने मुझे कहा है, सकलैन ने। मैंने कहा सकलैन ने तुम्हें अगर कत्ल करवाना था, सकलैन तुम्हें कोई एडवांस पैसे दे, सकलैन तुम्हें ये बताए कि प्रॉपर्टी का तनाज़ा है या बच्चों की रिश्तों की वजह से कोई वजूहात हमें बताए। फिर ना वो जब मैंने उससे थोड़ी फिर कहता है चांद ने, मैंने कहा जब तुम्हें उसने कहा तुमसे कोई कसम ली तो कहता हाँ कुरान दे उत्ते हथ रखा। अच्छा। कहता है कुरान के ऊपर। मैंने कहा कुरान के ऊपर कहाँ उससे हाथ का? कहता मोबाइल के ऊपर। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा वो तो कुरान पाक पढ़ा ही नहीं। कारी हाफिज़ मोहम्मद ज़ुबैर है हमारे कारी साहब, जिन्होंने हमें घर आकर पढ़ाया है। उन्होंने बड़ी कोशिश की उसकी ज़ुबान पर कुरान पाक चल सके, पढ़ सके, पर नहीं चला। 5 वक्त का वो नमाजी ज़रूर है माशाल्लाह, पर कुरान पाक नहीं चढ़ सका। फिर दूसरी दफ़ा उसने कहा दरवाज़ा यूँ नोक करना है, लोहे का दरवाज़ा ऊपर है, यूँ नोक 3 दफ़ा करूँगा। मैंने कहा मैंने फिर शफीकाबाद थाने में जहाँ वो उन्होंने मुझे बुलाया, मैंने कहा सर ऊंची आवाज़ अगर दी जाए ना 3 से 4 दफ़ा, फिर भाई के रूम में आवाज़ जाती है। मैं भाई को इस तरह आवाज़ दे के बुलाती, नहीं तो ये टक टक करने पे इतनी लाइट आवाज़ में कैसे चला गया। ये सिर्फ सारा अब मुद्दा वो कातिल हम पे डाल रहा है। और पुलिस वाले कहते हैं आप इसमें आपका भाई इन्वॉल्व है, हालांकि ना हमें पोस्टमार्टम की रिपोर्ट दी जा रही है जिस पे उसके फिंगरप्रिंट है, ना हमें उसकी रिपोर्ट दी जा रही है। कि आपको इंसाफ मिल रहा है? नहीं, हमें इंसाफ नहीं मिल रहा, उल्टा हमें ही टारगेट किया जा रहा है। मेरे भाइयों को, मेरी भाभियों को टारगेट किया जा रहा है। हाँ जी, हाँ जी, छोटे भाई हाँ मुझे उन्होंने कहा आप मुद्दई बने। सीनियर अफसर से मिले, कोई डीएजी के पास जाएं? ये हैं जी ये हैं। चले जी, आप बताएं कि किसके पास गई हैं आप? पहले हमने डीआईजी को अपनी एप्लीकेशन दी, आज इन्वेस्टिगेशन को ज़ीशान साहब को। उन्होंने कॉल की थी हमारे सामने कि इनके साथ क्यों नहीं कोऑपरेट किया जा रहा। हमने ये चेंज करने के लिए अपनी इन्वेस्टिगेशन वाले ना तफ्तीशी चेंज करने की दरख्वास्त दी थी। फिर अब हमारे आज सीपीओ पे गए हैं जी, फिर आज हम सीपीओ पे गए हैं, सीसीपीओ के पास गए हैं? सीपीओ पे जी। लगता है कोई इंसाफ मिलेगा? सीसीपीओ के पास गई हैं, डीएजी के पास गई हैं? जो बड़े बंदे हैं उनके पास जाके तो वो बात सुनते हैं, एप्लीकेशन हमारी दायर कर लेते हैं, बस रख लेते हैं। लेकिन जो आगे ये थाने वाले हैं, ये जो डीएसपी हैं बादामी बाग के, वो अच्छे हैं, उन्होंने हमारी सारी बात सुनी है, वो हमें करते। लेकिन जो 2 इन्वेस्टिगेशन वाले वो कहते हैं नहीं, जो मुजरिम कहानी अब सुना रहे हैं ना 11 दिन के बाद, वो सच्ची है। जो उसने पहले कहानी सुनाई वो सारी गलत है। वो खुद मुजरिम बात करता करता भूल जाता है, ऐसे जैसे उसको पूरी एक स्टोरी सुनाई गई है, बात करता करता भूल जाता है, बीच में कोई बात शुरू करता है, वो कोई बात शुरू, और हमारी एक आधी बात इतनी टेंशन परेशान आपकी मदद नहीं कर रही है, बिल्कुल नहीं कर रही। और आपको ये लगता है कि आपके भाई को गलत फंसाया जा रहा है, अपनी भाइयों को? गलत बेबुनियाद कोई वजह नहीं है। हम उनसे पूछते हैं आपके पास कोई प्रूफ है? हमारे घर में इतना बड़ा सानिया हो गया और हमें थ्रेट किया जा रहा है, हमें डराया धमकाया जा रहा है। मुझे कहते हैं जी तुम कहती हो एक भाई मार गया दूसरों को बचा लो। मैंने कहा मैंने ऐसे क्यों कहना है? वो भी मेरा भाई था, ये भी मेरे भाई हैं। मेरे भाई कौन सा कोई इतना अमीर और जायदाद का जागीरदार था कि उनको मरवा के सारी जायदाद इनको मिल जानी थी। उसके बाद उसकी जायदाद तो उसकी औलाद पर, और इनके पास तो कुछ है ही नहीं, सारी प्रॉपर्टी तो मेरे नाम है। अच्छा जी, ये प्लाजा है हमारा, वो सारा मेरे अब्बू दस्तबरदारी सारा कुछ मेरे नाम कर गए। ठीक है। इनकी कोई वजह ही नहीं, ना बात की ना चीज़ की। छोटी छोटी घरों में जो बातें होती हैं उस बात को इशू बना के मोहल्ले वालों से पूछ के इधर उधर हमें डराया धमकाया जा रहा है। बस आप कुछ कहना चाहती हैं? यही कि बस हमें इंसाफ दिया जाए। जो मेरे भाइयों को इतना परेशान किया जा रहा है, भाभियों को, वो भी इतनी परेशान है, ना हम उस दिन का खा रहे हैं ना पी रहे हैं। 11 दिन तक हम मुतमिन थे कि हमें इंसाफ मिलेगा। 11 दिन के बाद हमारे ऊपर ही 9-10 दिन से चढ़ाई कर दी, हमें परेशान। हम जहाँ जहाँ वो हमें बुलाते हैं हम उनसे ताउन कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन के लिए जा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन उनकी तरफ से हमें कुछ नहीं मिल रहा। चलें, ये आप क्या कहना चाहती हैं? आप इधर देख के मैं ये कहना चाहती हूँ कि अल्लाह को पता है कि कातिल वही है। मेरा दिल और दिमाग, मैंने थाने में भी यही बात की थी, कातिल वही है। मेरे बेगुनाह भाइयों को और भाभियों को फंसाया जा रहा है। बेगुनाह, उनके ख़िलाफ़ कोई सबूत नहीं है, उनको बयान उनके लिए जाते हैं, उनको थ्रेट किया जाता है। तो मैं ये चाहती हूँ उस कातिल को उसके कैफ़े किरदार तक पहुँचाया जाए, हमें इंसाफ मिले, क्योंकि हमें यतीम, हमारे सर पे हमारे माँ बाप का साया नहीं। अगर आज मेरे वालिदा या हमारे वालिद होते, हमें इतना ज़लील होने की ज़रूरत नहीं थी। हमें बहुत थ्रेट किया जा रहा है मेरे भाइयों को, क्योंकि कभी हमने ना थाने देखे ना कचहरियाँ देखी हैं, हमें इतना थ्रेट किया जा रहा है ना। हम यतीम ज़रूर है, पर मैं कहती हूँ अगर यतीमों के साथ अल्लाह ज़रूर है। अगर उस कातिल का साथ दिया जा रहा ना, तो अल्लाह की लाठी बड़ी बेआवाज़ है,
वो हक सच का फैसला करने वाला है। मेरा उसकी अदालत में फ़ैसला है। मेरा अल्लाह के बाद मैं कहती हूँ कि कानून हमारे साथ तामुन करे। मेरे भाई बेगुनाह है, बेइल्ज़ाम बेगुनाह है। मेरी भाभियाँ बेगुनाह, उनको भी बिला वजह फंसाया जा रहा है, बिला वजह। मैंने अपने हाथों से अपने भाई का खून साफ किया है। कत्ल उसी ने किया, मेरा दिल कहता है कत्ल उसी ने किया, वही कातिल है। जिस तरह उसने वार किए हैं, मैं कहती हूँ उसने जिस्म का कोई हिस्सा नहीं छोड़ा कि उस पर वार ना किए जाए। मकतूल की बहनों का क्या कहना था, उन्होंने सारी तफसील बताई कि किस तरह से उनके भाई को कत्ल किया गया। अब इस मुकदमे के मुद्दई और मकतूल के दोनों भाई हमारे साथ हैं। इन्हीं को जो है वो कसूरवार करार दिया जा रहा है पुलिस की जानिब से, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। ये कहना है घर वालों का। इनसे जानते हैं कि भाई इनके साथ ही रहता था, इनके पास ही रहता था, कैसे कत्ल की वारदात हुई। भाई की नाम है ਤੁਹਾਡਾ? माइक करीब करो। सुखलैन बाबर। ਸਕਲੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਦਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸਤ ਸੀ ਨਾ ਸਲਾਨ ਮਾਲਸ਼ੀਆ, ਉਹ 10-12 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਭਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਂ, ਪੁੱਛਣੇ ਸਾਂ ਕੌਣ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਮਾਲਸ਼ੀਆ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਆਪਣਾ ਸੈਕਟਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਗੈਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਗੈਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ, ਘਰ ਵੀ ਲਿਆਉਣਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸਲਾਨਾ, ਤੇ ਕੰਮ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਮਾਲਸ਼ੀਆ ਨੂੰ 2-3 ਵਾਰੀ ਨਾ ਡਾਂਟਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਚਲਾ ਜਾ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ 1-5 ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿਆਂਗਾ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਾਡਾ ਭਾਈ ਨਾ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ, ਮੇਰੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ। ਅਗਰ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮੈਟਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖਾਂ। ਐਸੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਸੀ? ਉੱਤੇ ਪੋਰਸ਼ਨ 'ਚ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਮਸ਼ੀਰਾ ਦੇ ਨਾਂ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਧੀ ਸੇਲ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ, ਤੇ 10 ਕੁ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਮਿਲਿਆ ਉਸ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਨਾ। 5 ਲੱਖ ਮੈਨੂੰ 5 ਭਾਈ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਉੱਤੇ ਸੁੱਤੇ ਸੀ, ਪੈਸੇ ਹੱਥੋਂ ਨੇ ਭਾਈ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਤਾ। ਪੈਸੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਏ ਸਨ? ਹਾਂ, ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਕਾਤਲ? ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਿਸ਼ਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਗਰ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਭਾਈ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਅਗਰ ਭਾਈ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਨੱਸ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਝਗੜਦਾ ਰਿਹਾ, ਵਿਚਾਰਾ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਜ਼ਖਮ ਖਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਭਾਈ ਅੱਗੇ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਜਾਣੇ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਸੀੜੀਆਂ ਉਤਰ ਕੇ ਥੱਲੋਂ ਮੇਨ ਗੇਟ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਨੱਸ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਭਾਈ ਨਾ, ਮੈਂ ਥੱਲੋਂ ਸੁੱਤਾ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ, ਇੱਥੇ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤਾਲਾ ਖੋਲ। ਮੇਰੀ ਬੇਗਮ ਨੇ ਤਾਲਾ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਨੀਂਦਰ 'ਚ, ਉਨੀ ਦੇਰ 'ਚ ਕਾਤਲ ਮੇਨ ਗੇਟ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਨੱਸ ਗਿਆ। ਉੱਤੋਂ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਦੌੜਦਾ ਆਇਆ ਥੱਲੇ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਸਲਾਨ ਮਾਲਸ਼ੀਆ ਭਾਈ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਨੱਸ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਗੇ ਗਲੀਆਂ 'ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਨੱਸ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਡਾਂਟ ਡਪਟ ਕਰਦੇ ਸੋ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ? ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹਦੇ ਮੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਫੇਸ ਟੂ। ਨਹੀਂ, 10-15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਐਸੀ ਕਿਹੜੀ ਦੋਸਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਦੋਸਤੀ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ? ਮੇਰੀ ਪੁਲਿਸ ਕੋਈ- ਕਿਉਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਅੱਲਾ ਬੇਤੇ ਜਾਣਦਾ ਇਸ ਰਾਤ ਦਾ ਕੀ ਪੁੱਛੀਦਾ ਰਾਤ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਬਕਾ ਭਰਜਾਈ ਹੈ ਨਾ ਨੋਸ਼ੀ, ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਭਾਈ ਕੋਲ ਡਿਵੋਰਸ ਲੈ ਲਈ 6 ਸਾਲ ਤੋਂ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਮਦਈ ਕਾਤਲ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਵਸ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੋਣੀ, ਸ਼ਰਤਨ ਉਹੀ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਵਸ ਨਹੀਂ ਗਏ? ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸੱਚ ਉਹੀ ਦੱਸਣਾ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਬੇਸਿਕਲੀ, ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਕਿਤੇ 10-12 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਭਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਹ 10-12 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਭਰਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣੇ ਸਾਂ ਕੌਣ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਮਾਲਸ਼ੀਆ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਹੋਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬਦਫੇਲੀ ਕਰਨਾ? ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਤੇਰਾ ਭਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੇ ਬਦਫੇਲੀ ਕਰ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਰ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਾਰ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਕਤਲ ਕਰਤਾ। 10-12 ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਬਿਆਨ ਰੱਖਿਆ। 5-6 ਦਿਨ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਬਿਆਨ ਬਦਲਿਆ,
ਕਿ ਜੀ ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿਆਂਗਾ हाँ ਤੇ ਇਹਦੀ ਭਰਜਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ੇਵਰ ਦਾਂਗੀ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦਾਂਗਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਦਾਂਗਾ ਸਾਰੇ ਘਰ ਨੂੰ ਹੀ ਛਲਵਾਲ ਕਰ ਲਿਆ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ठीक है ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਬੂਤ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੂਫ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਨਵਾਲਵ ਹਾਂ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਦਿਓ ਕੋਈ ਪ੍ਰੂਫ ਦਿਓ ਦੱਸਾਂਗੇ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਆਂਗੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਹਲੇ ਤੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਤੇ FIR इंसाफ नहीं मिल रहा पुलिस ਨਹੀਂ को। ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ ਇਨਸਾਫ ਪੁਲਿਸ ਉਲਟਾ पुलिस ने ਸਾਨੂੰ कातल ते फड़ लिया है। ਫੜ ਲਿਆ ਲੇਕਿਨ ਉਲਟਾ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਡੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਆ 8-10 ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਲੰਡਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਨੌਲੱਖਾ ਥਾਣਾ तशद्दुद भी किया ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ CIA ਥਾਣੇ DSP ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਆਸੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਘਰ ਜਾਓ ਅੱਛਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਹੈ ਨਾ ਸ਼ਜ਼ੇਦ ਤਾਰਕ ਕੰਬੋ ਤੇ ਦੂਜਾ ਅਬਦੁਲ ਸਤਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ DSP ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਵਸ ਹੋ ਕੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਾਇਆ ਮੈਨੂੰ थप्पड़ मारे ਥੱਪੜ ਮਾਰੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਉਲਟਾ ਲਟਕਾਤਾ ਡੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ अच्छा ਹਾਂ ਕਿ ਕਬੂਲ ਕਰ ਤੂੰ ਮੁਲਵਸ ਹੈ ਕਤਲ 'ਚ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸਰ ਮੈਂ ਮੁਲਵਸ ਨਹੀਂ ਗਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਰੋਇਆ ਇਲਤਜਾ ਕੀਤੀ ਗਿਰ ਗਰਾਇਆ ਮਾਫੀ ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਡੈਥ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਥੱਲੇ ਉਤਾਰਿਆ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਪਿਆਇਆ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਮਾਜ਼ ਮਗਰਬ ਅਦਾ ਕਰਕੇ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ 'ਚ ਰੋਇਆ ਜਾਂ ਅੱਲਾਹ ਮਦਦ ਫਰਮਾ ਫਿਰ ਹਰੇਕ ਅੰਕਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਵੱਲਾ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਮਦਦ ਫਰਮਾਈ ਕੈਬੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡਤਾ छाड़ देता हाँ। बहुत बुरा तशद्दुद सी बहुत। जिस्म पे निशान भी पे ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ ਗਰਦਨ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਨ ਬਾਕੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੇ ਲਟਕਾਇਆ ਸੀ उल्टा लटकाया ਉਲਟਾ ਲਟਕਾਤਾ ਸੀ अच्छा ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਬੂਲ ਕਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਮਦਈ ਮੈਂ ਆਵਾਂ ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਦਈ ਵੀ ਕਦੀ ਕਦੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਉਹ ਮਦਈ ਨਹੀਂ ਗਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਤਲ ਕਰਾਵਾਂਗਾ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਮਸ਼ੀਰਾ ਦੇ ਨਾਂ ਹੈ ਭਰਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਤਲ ਤਾਂ ਕਰਾਵਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਬੜਾ ਉਹ ਕੋ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਾਓ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਮਸ਼ੀਰਾ ਦੇ ਨਾਂ ਹੈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵਿਕੀ ਪੈਸੇ ਸਾਰੇ ਮਸ਼ੀਰਾ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਗਏ ਅਗਰ ਕਤਲ ਕਰਾਉਣਾ ਮਸ਼ੀਰਾ ਨੂੰ ਕਰਾਉਂਦਾ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਾਤਲ ਫੜ ਲਿਆ ਉਹਨੇ ਕਤਲ ਆਪਣਾ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਬਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਸਿਲੰਡਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤਫਤੀਸ਼ ਉਹਦੀ ਉਹ ਬਿਆਨ ਦੇ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਕਾਤਲ ਹੈ ਸੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਕਾਤਲ ਹੈ ਫੜੋ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਪ੍ਰੂਫ ਨਾਲ ਹੀ ਫੜੋਗੇ ਨਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਬੂਤ ਪ੍ਰੂਫ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿਵੇਂ ਫੜ ਲੋਗੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ बिल्कुल ठीक है ये मुकदमा अपनी नोयत में मुनफरद है कि जो मुकदमे का मुद्दई है पुलिस उस पर ही शुबा ज़ाहिर कर रही है और हैरानकुन बात यह है कि CIA सेंटर जो कोतवाली है वहाँ पे इस मुकदमे के मुद्दई को बुलवाया गया और शफीकाबाद के इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन IO और DSP इन्वेस्टिगेशन शफीकाबाद जो है उन्होंने वहाँ पे तफ्तीश की तशद्दुद का निशाना बनाया 3rd डिग्री जो पुलिस का रवायती तरीक़ाकार है उसका इस्तेमाल किया गया और उल्टा भी लटकाया यकीनन पुलिस को मुलजमान को गिरफ़्तार करने में इस तरह के हरबे इस्तेमाल करने पड़ते हैं लेकिन पहले बयान मुलजिम का 10 दिन तक कुछ और रहा कि उसने उसको सिर्फ़ इसलिए कत्ल किया कि वो उसको बदफेली के लिए जो है करने का कहता था और इसलिए उसने कत्ल कर दिया लेकिन अब ये मामला इस तरह से हुआ है कि आने वाले वक्त में या तफ्तीश में मज़ीद चीज़ें इसमें सामने आ जाएंगी। अब मकतूल जो मुकदमे के जो हैं उनके एक और भाई हमारे साथ हैं इनसे भी जानते हैं इन्होंने उस वक्त क्या देखा था ये देंगे भाई की नाम है ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਅਲੀ ਰਜ਼ਾ ਜੀ ਅਲੀ ਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮੈਂ ਸਰ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਸੁੱਤਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਏ ਇੰਜ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਡਿੱਗਦੀ ਏ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਤੀ ਬਾਲੀ ਏ 2:30 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਤੇ ਬਾਹਰ ਦੇਖਣਾ ਤੇ ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਦਾ ਹੱਥ ਗਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਗਾ ਤੇ ਭਰਾ ਮੇਰਾ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਦਾ ਵੇ ਜਿੱਥੇ ਡੈਥ ਹੋਈ ਏ ਭਾਈ ਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਾਤਲ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਖੜਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੰਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਵੇ ਕਾਤਲ ਨੇ ਤੇ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਤਲ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਹੋਇਆ ਛੁਰੀ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਗੰਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਵਾਂਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦਾ ਥੱਲੇ ਦੌੜ ਲਾ ਗਿਆ ਮੈਂ ਬਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਲੋਕੀ ਖੜੇ ਹੈਗੇ ਸਨ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫੜੋ ਮੇਰੇ ਹਾਂਜੀ ਛੁਰੀ
ਛੁਰੀ ਆ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਨੇ ਕਿੱਥੇ ਸੁੱਟੀ ਆ, ਮਗਰ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ ਛੁਰੀ ਥੱਲੇ, ਤੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੰਨੀ ਦੇਰ 'ਚ ਮੈਂ ਬਾੜੀ ਵਾਲ ਹੁੰਨਾ ਵਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਵਿਛੋੜ ਪਾਇਆ, ਥੱਲੇ ਬੰਦੇ ਖੜੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫੜੋ ਫੜੋ ਫੜੋ, ਕਾਤਲ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਵੱਢ ਗਿਆ ਜੇ, ਕਾਤਲ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਵੱਢ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਛੋੜ ਸ਼ਰਾਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਥੱਲੋਂ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਾਂਦ ਵੱਢ ਗਏ ਮਾਲਸ਼ਾ ਝੀਨੇ ਨੂੰ, ਕਤਲ ਕਰ ਗਏ ਜੀ। ਤੇ ਇੰਨੇ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਭਰਾ ਮੇਰਾ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦਾ, ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਭਾਬੀ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ, ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ, ਮਗਰ ਉਹ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲ 2-3 ਗਲੀਆਂ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਈ ਸੀ ਮਰਨ ਵਾਲਾ, ਕੈਸਾ ਆਦਮੀ ਸੀ? ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸੀ ਸਾਡਾ, ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਡਾ ਭਾਈ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 44 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੈ, ਉਹਦੀ 42 ਸਾਲ ਉਮਰ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਇੰਝ ਸੀਗੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਮਰ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਮਾਂ ਵੀ ਮਰ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਪਿਓ ਵੀ ਮਰ ਗਿਆ, ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਭਰਾ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਦੇ ਛੱਡਿਆ ਵੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਕਤ ਉਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਦਿੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਰਗਿਆ ਲਾਇਆ ਉਹਨੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵੇਲੇ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ 5 ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਮੋਢੇ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਵੀ ਸੀ, ਭੈਣ ਭਰਾ ਵੀ ਸਨ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਬਸ ਦਿਲ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ। ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਸੀ ਕਿ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਭਾਈ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਆਲੇ ਗਿਆਰੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਾਰ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਨੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੀਨੇ ਭਾਈ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਆੜੇ ਗਿਆੜੇ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰ ਦੇਣਾ, ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਿਆਈਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਪੋਸ਼ਨ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਤੇ ਕੰਧ ਕਰਾ ਲਵੋ। ਮੈਂ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਲਿਆਵਾਂ ਨਾ ਲਿਆਵਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਖੁਦ ਮਾਲਕ ਹੈਗਾ ਵਾਂ। ਤੇ 12-13 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਭਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਪੁਲਿਸ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਭਾਈ ਤੇ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਮਲੋਬਸ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇ, ਬੀਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੱਕ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਤੇ ਹੀ ਹੈਗਾ ਸੁਖਲੈਨ ਬਾਬੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਰਾਇਆ ਮਦਈ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਘਰ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਮਲਵਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, 4-4 5-5 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ, ਕਦੀ ਰੋਜ਼ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਦੂਜੇ ਦਿਨ, ਕਦੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਥੱਕ ਗਏ ਹਾਂ ਸਰ, 9-10 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਅਸੀਂ ਥੱਕ ਗਏ ਹਾਂ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਸੂਲ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੱਚੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਹਲਫ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਭਾਵੇਂ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਲੈ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਕੁਰਾਨੇ ਪਾਕ ਤੇ ਹਲਫ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਤਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਲਵਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ परेशान करती जा रही है। ये था जी मुकदमे का मुद्दई भी और दूसरा भाई भी। पुलिस अभी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, इंटेरोगेट कर रही है, लेकिन पुलिस की जानिब से जो शुबा ज़ाहिर किया जा रहा है वो मुकदमे के मुद्दई ने भी बताया। मोहम्मद शहजाद सईद साहब हैं जी हमारे साथ, माहिर कानून हैं। शहजाद साहब, जिस तरह से मैंने आपको ये स्टोरी बताई कि एक कत्ल होता है और बहन भी और भाई भी बड़े परेशान होते हैं और उनको ये भी पता है कि मुलजिम कौन है और उसको पुलिस गिरफ़्तार भी कर लेती है, लेकिन क्या वजह है कि पुलिस पहले कुछ स्टेटमेंट और लेती है मुलजिम से कि उसने अपनी मर्ज़ी से मारा और उसके साथ वो कोई शायद बदफेली करना चाहता था, इसलिए उसने उसको मकतूल को कत्ल कर दिया, तो फिर वो उसके भाई का नाम लेता है कि उसके कहने पे उसने कत्ल किया। और जो मकतूल है उसकी दोस्ती मुलजिम के साथ 10-15 दिन पुरानी है, ज़्यादा पुरानी भी नहीं है। तो पुलिस 3rd डिग्री का इस्तेमाल करती है मुकदमे का जो मुद्दई है उसके साथ, और वो मुलजिम भी उसको बनाने की कोशिश करती है। तो क्या पुलिस का तरीक़ाकार यही है कानून के मुताबिक कि किसी को उल्टा लटकाया जाए और उस पर तशद्दुद किया जाए ताकि वो जुर्म अपना कबूल कर ले? जी, पहली बात ये थी कि ये तो आईने पाकिस्तान में एक गारंटी है कि किसी भी शख्स से कोई भी एविडेंस निकलवाने के लिए या उसको जुर्म की कन्फेशन करवाने के लिए किसी किस्म का टॉर्चर नहीं किया जा सकता। और फिर आईने पाकिस्तान के ताबे हमारी जो लेजिस्लेशन है, जिनमें क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है और दीगर जो कवानीन हैं, उन कवानीन के अंदर भी टॉर्चर की किसी सूरत में गुंजाइश नहीं। दूसरी बात यह है कि टॉर्चर तो बहुत दूर की बात है, किसी शख्स से कोई भी एविडेंस एक्सट्रैक्ट करवाने के लिए उसे कोई किसी किस्म की कोई इंड्यूसमेंट या लालच भी ऑफ़र नहीं किया जा सकता। ठीक है। अब अनफॉर्चुनेट स्टेट ऑफ अफेयर्स ये है कि हमारे इन्वेस्टिगेटर्स जो हैं वो चूँकि इतने ज़्यादा ट्रेंड नहीं हैं फोरेंसिक एविडेंस की कलेक्शन के हवाले से, तो इस वजह से फिर उनके पास ये ऑप्शन रह जाता है और वो इस ऑप्शन को बेदरेग इस्तेमाल करते हैं। और अनफॉर्चुनेट स्टेट अफेयर्स मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जी दुनिया जो है वो बहुत ज़्यादा
फोरेंसिक साइंस में या फोरेंसिक इन्वेस्टिगेटिंग मेथड्स में एक्सेल कर चुकी है। CDR लोकेशंस को देखा जाता है, फिंगरप्रिंट्स को वहाँ पर लिया जाता है, पुराने उसका रिकॉर्ड देखा जाता है कि जी उसका किस किस शख्स के साथ वो राब्ते में रहा है। तो ये बहुत सारे ऐसे मोड्स, इन्वेस्टिगेटिंग टेक्निक्स जो हैं वो इन्वेस्टिगेटर्स के पास मौजूद होती हैं कि उन टेक्निक्स को इस्तेमाल करके वो उस असल मुलज़म तक या असल मुहर्रिकात तक पहुंच सकते हैं विदाउट थर्ड डिग्री भी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, ये बताएं कि इस केस में बहनें हैं, ज़ाहिर जो मरने वाला है उसके वो भी भाई है, और जो मुलज़िम पुलिस की जानिब से करार दिया जा रहा है वो भी भाई है। ऐसे लोगों को क्या कानूनी रास्ता अख्तियार करना चाहिए कि पुलिस उनको ब्लैकमेल भी ना करे, उनको थ्रेट भी ना करे और उनके साथ ज़्यादती भी ना हो? असल में देखिए, हमें ये जो बात आप जो सवाल कर रहे हैं ये बुनियादी तौर पर इसका लीगल एस्पेक्ट कम है, हमारा सोशल एस्पेक्ट इसके अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो मुलव्वस है। पुलिस भी, पुलिसमैन या जो भी इन्वेस्टिगेटर्स होते हैं वो हमारे माशरे का एक हिस्सा हैं। माशरे का हिस्सा होने के नाते जो हमारे माशरे की जितनी भी गलत रविश होती हैं, रविशें होती हैं, वो सारी उनके अंदर भी पाई जाती हैं। तो ये अब्यूज़िव प्रोसेस है कि अगर वो किसी को किसी भी तरीके से हरासा करते हैं तो इसके लिए फिर उनके पास एक फोरम मौजूद है, वो अदालत में जाकर रुजू कर सकते हैं, जस्टिस ऑफ पीस के पास जा सकते हैं, सर्टन सर्कमस्टांसिस में वो हाई कोर्ट के पास जाके एक रेट पिटीशन की फॉर्म में भी जा सकते हैं कि जी पुलिस जो है वो अकॉर्डिंग टू द लॉ काम नहीं कर रही है और वो हमें बेजा हरासा कर रही है। तो वो कोर्ट फिर उसके मुताबिक एक डायरेक्टिव उनको इशू करेगी कि जी आप जो भी अपना काम कर रहे हैं, परफॉर्म योर ड्यूटी बट वाइल रिमेनिंग इन द फोर कॉर्नर्स ऑफ लॉ। ठीक है। सरदार साहब, अवेयरनेस नहीं है लोगों को इतना पता नहीं है कि कानून क्या कहता है, और कानून, अगर कानून के रास्ते पे चलना हो तो फिर उसके लिए पैसे भी चाहिए, और सबसे बड़ी बात है कि वक्त भी चाहिए, जिसके बाद वक्त गुजर जाता है तो पुलिस उतनी देर में अपना काम कर लेती है, तो फिर हाथ में कुछ नहीं रहता। फिर लोग बहुत शॉर्टकट रास्ते जो है उसका इस्तेमाल करते हैं, रिश्वत देना, पैसे देना, पुलिस वालों के जायज़ नाजायज़ मुतालबात को मानना। तो ये फिर ये किस तरफ जाएगा कानून? मतलब अगर इस तरह से लोगों को प्रॉब्लम होती है, वक्त का ज़्यादा होता है। देखें, बात यह है कि ये भी हमारे यहाँ लिटिगेंट्स के अंदर एक टेंडेंसी मौजूद है कि लिटिगेंट्स जब भी कोई भी ऐसी अकरेंस होती है तो उसके फ़ौरन बाद वो लीगल एडवाइस सीख नहीं करते। वो आम तौर पर एक माइंडसेट ये बन चुका हुआ है कि जी पुलिस वाले ने करना है जो भी करना है, जबकि कानून इसके मुकम्मल बरक्स है। कानून के मुताबिक सिनेरियो ये है कि पुलिस वाले ने या इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने सिर्फ़ और सिर्फ एविडेंस कलेक्ट करना है किसी भी शख्स के ख़िलाफ़, उसको बेगुनाह करना या गुनाहगार उसको ठहराना उसकी डोमेन नहीं है। उसने सिर्फ एक मटेरियल एविडेंस कलेक्ट करना है और वो अदालत के सामने पेश कर देना है कि जी हमें बज़ाहिर ये लगता है कि ये शख्स इस तरीके से इस जुर्म के साथ कनेक्टेड है। लेकिन चूँकि जिस तरह आपने कहा कि हमारी पब्लिक जो है वो इतनी इस हद तक अवेयर नहीं है, तो वो हर मामले में पुलिस वाले को ही मसीहा समझते हैं और वो यही समझते हैं कि जो इसने फ़ैसला कर दिया वो सारे का सारा उसी के ऊपर कानून बेस करेगा और सज़ा और जज़ा का फ़ैसला इसकी बुनियाद के ऊपर होगा। तो वो बजाय इसके कि वो लीगल एडवाइस सीख करें या लीगल एक्सपर्ट के पास जाएं और उसके जाके अपनी प्रॉब्लम को शेयर करें कि जी हमारे साथ ये कुछ हो रहा है, तो अगर वो इनिशियल स्टेजेस से लीगल एडवाइस सीख करना शुरू करें तो फिर ये इस चीज़ का तदारक हो सकता है, जो ये अब्यूज़ हो रहा होता है फिर वो लीगल एडवाइस के ज़रिए से लीगल एक्सपर्ट उसको गाइड कर सकता है और लीगल रेमेडीज़ जो हैं वो कोर्ट के सामने उन लीगल रेमेडीज़ को अवेल किया जा सकता है। ठीक है। शहजाद साहब, इतराफ़ी बयान जो मुलजिम का होता है वो पुलिस कस्टडी में कितनी अहमियत का हामिल होता है? जिस तरह से इस मुलजिम ने इस केस में एक बयान दे दिया, स्टेटमेंट दे दिया कि भाई ने मुझे कहा और मैंने उसको कत्ल कर दिया, जी, ये कितना अहमियत? अच्छा, इतराफ़ी बयान के बारे में ये है कि पुलिस के सामने दिए गया कोई भी इतराफ़ी बयान इनएडमिसिबल अंडर द लॉ है, यानी कानून उसको बिल्कुल तस्लीम नहीं करता, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी चीज़ों में शामिल होने के साथ साथ जिस तरह आपने अभी कहा कि थर्ड डिग्री टॉर्चर का मामला होता है, प्रेशर होता है, बंदा अंडर कन्फाइनमेंट होता है,
इतराफ़ी बयान के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो भी शख्स जुर्म को कबूल कर रहा है वो अपनी आज़ाद मर्ज़ी के साथ उस जुर्म को कबूल करे। जब आप किसी शख्स को कैद में रखते हैं, किसी शख्स को टॉर्चर कर रहे हैं, किसी के करीबी अजीज़ व अकारिब को गिरफ़्तार किया हुआ है, तो वो फिर वो उसकी जो मंशा है, कानून की मंशा है, वो पूरी नहीं होती, क्योंकि उसकी आज़ाद मर्ज़ी नहीं है। वो जेल से बाहर आने की ख्वाहिश के तहत किसी इंड्यूसमेंट, जैसा मैंने कहा कि जी उसको ये कहा जाता है कि जी ये कर लो, मैं रायत करवा दूंगा, मैं तुम्हारा किरदार कम कर दूंगा, तुम तस्लीम कर लो। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जिनकी वजह से कानून इसको बिल्कुल तस्लीम नहीं करता। इतराफ़ी बयान सिर्फ़ और सिर्फ जो अदालत के अंदर किया जाएगा, एक जज के सामने या एक मैजिस्ट्रेट के सामने जो कन्फेशनल स्टेटमेंट रिकॉर्ड होगी, उसी कन्फेशनल स्टेटमेंट को एडमिसिबल तसव्वुर किया जाएगा कानून की नज़र में। उसको यहाँ पर पुलिस वाले बयान को बिल्कुल कतई तौर पर कंसिडर नहीं किया जाएगा। अच्छा, इस तरह के केसेस में पुलिस की इन्वेस्टिगेशन कितनी मयारी आपको लगती है कि अगर कोई 302 हीनियस क्राइम में आ जाता है, 302 की दफ़ात के तहत कोई FIR हो, एक मुलजिम है या 5 हैं या 10 हैं, जितने लोग भी हैं, कितनी इन्वेस्टिगेशन मजबूत होती है कि अदालत उनको सज़ा देती है? इतने अच्छे एविडेंस होते हैं इन्वेस्टिगेशन के पास? हाँ, ये बड़ा आपका इम्पोर्टेंट सवाल है और ये आम तौर पर ऐसा ही होता है और ये बड़ी डिबेटेबल चीज़ है। हमें आम तौर पर ये इल्ज़ाम भुगतना पड़ता है और ये सुनना पड़ता है कि पुलिस ने तफ्तीश के अंदर कर तफ्तीश की और मुलज़िम को गिरफ़्तार किया, उससे आला कत्ल बरामद किया, लेकिन अदालत ने उसको छोड़ दिया। बदकिस्मती से जो हमारे इन्वेस्टिगेटर का मेयार है वो कानून के मुताबिक या कानून के ज़ाब्तों के मुताबिक नहीं होता। इन्वेस्टिगेटर्स जो एविडेंस कलेक्ट करते हैं, अगर वो एविडेंस ठीक है तो उसका कलेक्ट करने का तरीका ठीक नहीं है, कानून उस तरीके को नहीं मानता है, उसको एडवांटेज होता है। और या अगर वो एविडेंस उन्होंने कलेक्ट किया है तो उसकी एक कंप्लीट चेन वो इस्टेब्लिश नहीं कर पाते हैं। और जब अदालत में जाते हैं तो अदालत में ये पुलिस की या इस्तगासा की ये ज़िम्मेदारी है कि उन्होंने शुरू से लेके आखिर तक हर चीज़ को साबित करना है। ये ज़िम्मेदारी इस्तगासा और इन्वेस्टिगेशन की है कि उन्होंने मुलज़िम के ऊपर इल्ज़ाम को साबित करना है। प्रिंसिपल ये है कि प्रोसिक्यूशन हैज़ टू एस्टेब्लिश इट्स केस बियॉन्ड द शेडो ऑफ रीज़नेबल डाउट। और ये बड़ी डीप रूटेड स्टेटमेंट है, ये डीप रूटेड मैक्सिम है कि आप जब भी जाएंगे तो रीज़नेबल डाउट का जो है वो साया भी नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो ये हमारी तफ्तीशी अफसरान जो हैं वो बाज़ औक़ात आई चलाई की बल्कि अक्सर औक़ात आई चलाई का काम करते हुए वो लूप होल्स इतने ज़्यादा उसके अंदर छोड़ देते हैं कि उसका शक का फ़ायदा फिर अदालत जो है वो मुलज़म को दे देती है। अक्यूज़्ड इज़ अ फेवरेट चाइल्ड ऑफ लॉ, ये कानून की नज़र में है और किसी भी किस्म का शक का जो फ़ायदा है वो हमेशा मुलज़म की तरफ जाएगा। तो ऐसे सिनेरियो में मैं ये वाज़े तौर पर ये बात कहता हूँ कि हमारे इन्वेस्टिगेटर्स अप टू द मार्क इन्वेस्टिगेशन नहीं करते हैं। कलेक्शन ऑफ एविडेंस, क्वालिटी ऑफ एविडेंस ठीक नहीं होती, क्वांटिटी ऑफ एविडेंस इनसफिशेंट होती है और मोड ऑफ सिक्योरिंग द एविडेंस जो है वो भी अकॉर्डिंग टू द लॉ एंड प्रोसीजर नहीं होता, जिसका फ़ायदा फिर सब्सिक्वेंटली मुलज़िम को ट्रायल के दौरान होता है। ठीक है शहजाद साहब, इसका इन्वेस्टिगेटर बेहतर नहीं है, उनका इन्वेस्टिगेशन का मेयार वो नहीं है जो होना चाहिए, ज़िम्मेदार किसको समझते हैं? देखें, ज़िम्मेदार तो फिर ये हमारी पुलिस इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी और हुकूमत है और उनका मेयार बिल्ड करना रियासत की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अप टू द मार्क इन्वेस्टिगेटिंग सिस्टम बनाए, इन्वेस्टिगेटर्स को उसके मुताबिक अप टू द मार्क ट्रेनिंग दे और उस ट्रेनिंग की बुनियाद के ऊपर ताकि लोगों के साथ जो इन्वेस्टिगेशन आगे होनी है उसमें लोगों का इस्तेहसाल ना हो सके। अब हमारे यहाँ बहुत सारे दावे ज़रूर किए जाते हैं, लेकिन बदकिस्मती से इन्वेस्टिगेटर्स के अंदर आज तक वो चीज़ें जो जदीद खतूत के ऊपर इन्वेस्टिगेशन के प्रोसेसेस हैं उनके मुताबिक इक्विप नहीं किया जाता, उनको तैयार नहीं किया जाता। एक बात मैं ऐड करता चलूँ कि वक्त गुज़रने के साथ साथ जुर्म के तरीक़ाकार बदलते हैं। वो अब हर मुलज़िम अपने मोड्स को तब्दील करता है और वो मोड्स, आपने हनी ट्रैप की बात सुनी होगी, आजकल ज़बान ज़द आम है। हनी ट्रैप एक नया तरीक़ाकार है मुलज़िम जुर्म करने का। इसी तरह मैं अक्सर ये एक बात आपसे और शेयर करता चलूँ कि आज से कुछ 20, 30, 40 साल पीछे चले जाएं तो कच्चे घर होते थे।
नकब जनी के ज़रिए से डकैतियाँ और चोरी की जाती थी। अब वो पक्के घर हो गए, अब उन पक्के घरों में नकब जनियाँ नहीं लगती। तो अगर आज का इन्वेस्टिगेटर वो नकब जनी वाले अंदाज के ऊपर और फुट ट्रैकर के इन्वेस्टिगेशन के तरीके के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करने की कोशिश करेगा तो वो एक आउटडेटेड तरीक़ाकार हो चुका हुआ है। तो अब जितना ज़्यादा फोरेंसिक एविडेंस को कलेक्ट किया जाए और उसको जितना ज़्यादा सिक्योर किया जाए, उतना ही ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन का अमल ज़्यादा बेहतर हो सकता है। और ये ना तो इन्वेस्टिगेटर अज़ खुद कर सकता है, ना कोई वकील इसमें कोई किरदार अदा कर सकता है, और जनरल पब्लिक के तो बस की बात ही नहीं है। इसके लिए स्टेट लेवल पर स्टेट को ये इनिशिएटिव लेना है कि अपने इन्वेस्टिगेटिंग इदारों को इस हद तक वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें कि वो तमाम तर चीज़ें जो हैं वो अच्छे तरीके से, आसान तरीके से उनको अंजाम दे सकें। आज के प्रोग्राम में हमने आपको दिखाया कि किस तरह से शफीकाबाद के इलाके में एक शख्स को रात के अंधेरे में उसका दोस्त ही कत्ल कर देता है। पुलिस शुबा जाहिर करती है कि कत्ल करवाने वाला उसके ख़ानदान का ही कोई शख्स हो सकता है। पुलिस अभी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। आने वाले वक्त में पता चल सकेगा कि क्या मकतूल का दोस्त ही उसका कातिल था या उसके घर वालों में से किसी ने रकम के लेन देन पर या जायदाद के तनाज़े पर उसको कत्ल करवाया। इसका फ़ैसला इन्वेस्टिगेशन पुलिस आने वाले वक्त में कर सकेगी। ये था आज का जुर्म अंजाम। नए प्रोग्राम तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।